हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआई एकेडमी। और डेली डेली क्या एक ही बात बोलूँ कि चलिए आ गए हम साइंस की सीरीज में, इसलिए ये सब नहीं बोलना है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन आज थोड़ी कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि अभी रिजल्ट आएगा मेंस का, प्लस डीएलएड का भी फॉर्म आ गया है, सीडीएस और एनडीए का भी फॉर्म आ गया है, करेक्ट। तो डिफेंस वाले भी आ गए हैं और आपका ये मतलब रिजल्ट भी आने वाला है। तो बहुत बच्चे होंगे जो मतलब डिफेंस में तो बेसिकली नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत बच्चे होंगे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो जिन्होंने साइंस ले रखा है 12th में, वो तो बिल्कुल ही जाएंगे। तो अगर हमने ये सोचा है कि जिन बच्चों को भी नया मतलब जो बिगिन कर रहे हैं, या फिर जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनका रिवीजन नहीं हो पाता है या फिर लैग कर जाते हैं कहीं कहीं पे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारा एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है सीआई ऑफिसर प्लेटफॉर्म, जिस पे हमने शुरू किया है और हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके लिए डिफेंस का सारा ही उसमें आपको मिलेगा, एनडीए एंड सीडीएस एंड एयरफोर्स रिलेटेड सारे ही जो सॉल्यूशंस होंगे, जो उसकी तैयारी होगी वो कराई जाएगी। उसके साथ ही साथ हम लॉन्च भी करेंगे बहुत सारी कोर्सेज, और ऑलरेडी आप ऐप पे जाके देखना तो आपको मिलेगी, और वो बिल्कुल ही अफोर्डेबल होगी। आपको बिल्कुल भी वो लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं नहीं ले सकती या नहीं ले सकता मैं इसे। और सीआईए ऑफिसर प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और उसमें मैंने ये सोचा है कि जो साइंस है ना, उसको मैं मतलब बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में स्टार्ट करूँ, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड बहुत ही डिटेल्ड वे में मैं करूँ। हम सारा ही न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस, सारा ही केमिकल रिएक्शन सब देखते हुए उसमें चलेंगे, जो कि साइंस को ना डेप्थ से लेकर के आपको उसके फैक्चुअल और उसके कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिल सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करने वाले हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि यू वांट टू टेक और नॉट, है ना, कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको चीज़ें ग्रैब करनी है या नहीं करनी है, ये तो आपका डिसीजन होगा। बट हम जो आपके लिए करना चाह रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उस पर बस मैं उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी। आप सोचना और आप जाके एक बार देखना। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, जो कि कोई भी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। मोस्टली ऐसा होता है ना कि डिफेंस में लोग चले तो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू एसएसबी राउंड में वो छट के वापस आ जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी हम फोकस करने जा रहे हैं, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको वहाँ पे भी आपको अपना प्रेजेंट करना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है, कि आप लाइक एक ऑफिसर क्वालिटी आपके अंदर है। और अगर उस चीज़ की तैयारी, उस चीज़ का अगर पूरा पूरा ट्रेनिंग आप अभी से लेते हो, लाइक आपका जो तैयारी हो रहा है उसी टाइम से आप सारे फेजेस की तैयारी करते हो, लाइक एसएसबी राउंड तक की तैयारी करते हो ना, तभी जाके आपका सिलेक्शन जो है वो होता है, मेरिट जो है वो बन पाता है फाइनल तक का। तो ये नहीं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी कर दो और बाकी का छोड़ दो, और बाद में लोग वहीं जाके फंस के वापस आ जाते हैं और फिर से शुरू करना पड़ता है। तो साइकिल वो ना चलती रह जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप तैयारी शुरू ही कर रहे हो ना, तो आप हर चीज़ की मतलब सबकी तैयारी कर लो, सब चीज़ को साथ में लेकर के चलो। तो वो सारा ही चीज़ हम अब आपको बहुत ही जल्द सारा ही चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा आपको, और वो लेकिन होगा आपको सीआईए ऑफिसर प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा जो चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का जो हमारा चैनल है, उस पे आपको डेली ही सारे ही आपको जो हमारा सीरीज़ है वो बिल्कुल इस पे चलता रहेगा, और एईडीओ का इंग्लिश का भी इस पे अभी चलता रहेगा, और साइंस का भी चलता रहेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं वो भी चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है। देखो ये सब क्या हो जाता है, मैं थोड़ा भी इसमें टच हो जाती हूँ तो मुझे यही दिक्कत लगता है ये पैनल्स वगैरह का। बट चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो मुझे ये बताओ कि प्रेशर क्या होता है। आपने पढ़ा ही होगा ना, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, प्रेशर वगैरह, है ना। इसका यूनिट क्या हमने पढ़ा हुआ है, पास्कल। प्रेशर का मतलब आपको पता ही है कि प्रेशर हम किस चीज़ को बोलते हैं, है ना। पास्कल को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वही आपका यहाँ पे ऐसा यूनिट भी बन जाएगा प्रेशर का। तो आप मुझे बताइए, हाँ किस तरीके से करेंगे। तो वो आपका हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, है ना, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। बिकॉज क्या होता है, P बराबर क्या होता है, F बाई ए, है ना।
F बाई A होता है, यानी कि फोर्स बाय एरिया, जितने एरिया में आपने कितना फोर्स लगाया है, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रेशर में। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमारा ये क्या बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट। समझ में आया प्रेशर का, ठीक है। तो देख सकते हैं आप न्यूटन, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द SI यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, देयरफॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो SI यूनिट ऑफ टॉर्क का देख लो, टॉर्क और एनर्जी का जो जूल होता है तो उसको हम न्यूटन मीटर में करके लिखते हैं। आपसे पूछ सकता है ना 1 जूल 1 पास्कल, ये सब को भी डिफाइन करने आपसे पूछ सकता है। फिर यहाँ आप देख लो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर तो आपने देख लिया, न्यूटन हमारा फोर्स का हो गया। फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर जो हो गया वो सरफेस टेंशन का भी हो जाता है और स्टिफनेस का भी हो जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स आर, तो घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके किस चीज के बने हुए होते हैं, ठीक है। जल्दी बताएं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं, तो ये आपका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स का जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स बना हुआ होता है, जो कि क्लॉक्स में यूज किए जाते हैं। क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन मिनरल दैट इज केमिकली नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि SiO2 इन क्लॉक्स। In clocks and watches, a small quartz crystal is used as resonator due to its piezoelectric properties. When a voltage is applied to it, it vibrates at a very precise and stable frequency. Typically कितना 32 और 768 times per second, which is then used to keep the accurate time. ठीक है। हिंदी में भी देख ली अगर, तो क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन खनिज है जिसे रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। घड़ियों में एक छोटा क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पीजोइलेक्ट्रिक गुणों के कारण एक गुंजयमान यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जब इस पर वोल्टेज लगाया जाता है तो यह एक बहुत ही सटीक और स्थिर आवृत्ति है ना, आमतौर पर 32,768 बार प्रति सेकंड पर कंपन करता है, जिसका उपयोग फिर सटीक समय रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो ब्रोमाइन बताओ, ब्रोमाइन क्या होगा, मतलब किस कलर में होगा ब्रोमाइन का क्या कोई कलर ही नहीं होगा, कलरलेस होगा, ब्राउन होगा, या हाईली इन्फ्लेबल गैस है वो, मतलब ज्वलनशील गैस, या फिर लाल तरल यानी कि रेड लिक्विड, क्या हो जाएगा बताओ। तो जो ब्रोमाइन होता है ना वो एक रेड लिक्विड होता है, ठीक है। ब्रोमाइन क्या होता है, रेड लिक्विड होता है। ब्रोमाइन एक रेड लिक्विड होता है। और मैं आपको पहले इसकी एक ना पिक्चर दिखाती हूँ, हम देखते हैं। ये जो आपको रेड लिक्विड दिख रहा है ये क्या है, ये ब्रोमाइन है, ठीक है। यही ब्रोमाइन है, ठीक है। इस तरीके का ही होता है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है ब्रोमाइन है, ठीक है। तो ब्रोमाइन इज अ डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड, जो अभी मैंने आपको दिखाया, डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है ना। एंड इट इज द ओनली नॉन मेटल दैट रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रह पाता है ना। अंडर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस इट इजीली evaporates at room temperature to form a similar colored
सिमिलर कलर्ड वेपर, ठीक है। गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें हैं। गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर, तो कैसे गैसेस यूज किए जाते हैं? गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन। विच वन विल बी द आंसर? ये तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो क्या कर सकते हैं, बट होना तो चाहिए। हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब क्या बताऊं, वेल्डिंग में नहीं पता होगा क्या? तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। तो in common oxy-fuel welding process, a mixture of pure oxygen and acetylene gas is used to produce a high temperature flame. तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का जो फ्लेम होता है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? तो वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उनके गैस से ही। तो हिंदी में भी देख लो कि सामान्य ऑक्सी ईंधन वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च तापमान वाली लौ पैदा करने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों पर कोटिंग होती है, किस चीज की कोटिंग होती है? अब ये नहीं पता होगा तो कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। ये हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब बहुत वाला बचपन नहीं, थोड़ा सा बचपन वाला में। ये हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। जिंक गैल्वेनाइजेशन नहीं पढ़े हो? मतलब जैसे हमने कोरोजन वगैरह पढ़ा था तो उसमें तो हमने पढ़ा ही था। चलो, गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई पाइप्स आर इसेंशियली आयरन और स्टील पाइप्स। क्या होते हैं? आयरन और स्टील पाइप्स होते हैं, है ना। कवर्ड विद अ लेयर ऑफ जिंक, और जिंक के लेयर से वो कवर्ड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दिस प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, है ना। गैल्वेनाइजेशन इसी को कहा जाता है। लोहे के पाइप मूल रूप से लोहे या स्टील के पाइप होते हैं जिन्हें जास्ता यानी कि जिंक की एक परत से ढका जाता है। इस सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या क्या बोल सकते हैं इसको, यशद लेपन यानी कि यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में यशद लेपन कह रहे हैं, ठीक है, कहा जाता है। करेक्ट। इतना भारी भारी हिंदी तो हम पढ़े भी नहीं थे भाई। दिस जिंक लेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन and water from reaching the underlying iron and thus protecting it from rust और corrosion। तो वही हमने बताया आपको कि कोरोजन वगैरह से बचाने के लिए हम जिंक की जो है प्लेटिंग करते हैं कोई भी आयरन या स्टील वाले वस्तुओं पे, ताकि उसमें जंग वंग ना लग जाए, सीधी बात। चलो, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा में है। कितनी सीमा है उसकी? कॉल्स आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, किसका किसका। चलो इसका बताओ, आंसर बताओ। 3900,700 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3900 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम जो है इसका क्या होता है? वेवलेंथ पूछा जा सकता है। अब मैं कितनी बार बताऊं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी विजिबल लाइट्स, ये सारे पूछे जा सकते हैं, ये टॉपिक को छोड़ना ही मत, ठीक है। ये हो गया आंसर। द विजिबल स्पेक्ट्रम इज द ओनली पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज, क्या बोल सकते हैं, परसेप्टाइबल टू द ह्यूमन आई, एंड द टिपिकल रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 380 to 750 नैनोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 380 to 750 नैनोमीटर। यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एकमात्र हिस्सा है जो मानव आंख को दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य की विशिष्ट सीमा लगभग 380 से 750 नैनोमीटर
है। ओके, डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर, कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, क्या कौन सा इसमें से, जल्दी बताओ। डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर, यानी कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट। वाह वाह, डिटर्जेंट के बारे में भी पूछ रहा है, ये कपड़े वपड़े भी धुलवाएगा। वैसे ये PYQ है, मैंने खुद से क्वेश्चंस नहीं लाए हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ, तो वो सल्फोनेट्स होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं, सल्फोनेट्स, ठीक है। तो मोस्ट डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स हैव अ प्राइमरी एक्टिव क्लीनिंग एजेंट दैट इज एन एनायोनिक क्या है, surfactant, and that the chemical composition typically involves sodium salts of long chain benzene, sulfonic acids, or long chain alkyl hydrogen sulfates. Hydrogen sulfates commonly referred to as sulfonates. And these compounds are effective in hard water unlike traditional soaps. मतलब कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें इफेक्टिव होते हैं ये, and because their sulfonates groups do not form insoluble precipitates with calcium and magnesium, ठीक है, ions, okay। चलो, the elements excreted through human sweat, मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्व। बाबा बताओ ये एलिमेंट्स, बाबा ये तो ठीक है, चलो। एलिमेंट्स एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट, तो मानव के पसीने से कौन कौन सा जो है, क्या बोल सकते हैं उसको, तत्व, यस, तत्व नहीं याद आ रहा था मेरे को, तो तत्व कौन कौन से तत्व निकलते हैं ये बताना है आपको, जल्दी बताइए। कभी पसीना टेस्ट किया है तो अपना खुद का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो हल्का नमकीन भी होता है, मतलब सॉल्टी, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, लाइक सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, या नन ऑफ द एबव या मोर देन एबव। पहली बात तो ये कि नन ऑफ द एबव नहीं होगा, मतलब कैसे हो जाएगा, ये सब होता है ना, ये सब तो होगा ही, तो मोर देन एबव हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का टेस्ट आपको आएगा ही, आयरन, जिंक, ये सब का टेस्ट आपको आएगा ही। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा बस, मेरा भाई कॉल कर रहा है। हेलो, अरे क्लास ले रहे हैं, आते हैं। दस 15 मिनट में आए। सॉरी गाइस, भाई का कॉल उठाना पड़ता है, कुछ भी हो जाए, है ना। नहीं उठाओगे तो कैसे चलेगा, उसको ऐसा लगेगा कि बिजी हो गया इंसान, है ना, भाई बहन को लग जाता है। चलो, ह्यूमन स्वेट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो जो मानव का जो पसीना होता है, मानव का मतलब ह्यूमन स्वेट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होता है, ये तो हम लोग को पहले से पता था, जो स्वेट होता है उसमें। बट इट ऑल्सो सर्व एज द माइनर एक्सक्रीटरी पाथवे फॉर सेवरल अदर मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। जैसे और भी अदर मिनरल्स हैं, तो कौन कौन से, मैग्नीशियम हो गए, आयरन हो गए, जिंक हो गया, आर ऑल ट्रेस एलिमेंट्स दैट आर नोन टू बी एक्सक्रीटेड इन द स्मॉल अमाउंट्स थ्रू ह्यूमन स्वेट इन एडिशन टू मेजर मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं हमारे स्वेट में पाए जाते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट पे पाए जाते हैं मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, और जो आपको ज़्यादा अमाउंट पे आपको सोडियम वगैरह जो है पाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट पे ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल अमाउंट पे ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर बाय द वे आपसे पूछ देता है ना, तो मोर देन एबव वाला ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो भी वो दिया होगा वो एक से ज़्यादा ही देगा, तो मोर देन एबव वाला ही ऑप्शन होगा।
ये क्वेश्चन देखो, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। बताओ जल्दी। सेंटर की बात हो रही है, सेंटर की बात हो रही है ना, क्या हो जाएगा? सेंटर की बात हो रही है ना। सेंटर क्या होता है? सेंटर क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक, न्यूक्लियस होता है। The nucleus is the small, dense and center of the atom where all positive charge and most of the masses are concentrated. हमने पढ़ा भी है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर घूम रहा होता है अपना नेगेटिव चार्ज लेके, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज लेके न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो वही चीज है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एंड मोस्ट ऑफ द मास आर कॉन्सेंट्रेटेड, इट कंटेन्स प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स विच हैव नो चार्ज, therefore the center of the atom is positively charged। ठीक है। ब्लू वाइट्रियोल इज केमिकली, ब्लू वाइट्रियोल रासायनिक रूप से क्या नाम है उसका? बताओ जल्दी। ब्लू वाइट्रियोल को क्या बोलेंगे? ब्लू वाइट्रियोल को कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को देखना चाहेंगे? ब्लू वाइट्रियोल को देखना चाहेंगे? देखो कौन सा दिखाऊं? इसी को हम कॉपर सल्फेट कह रहे हैं, ये ऐसा दिखता है। ठीक है। तो वो हमारा ब्लू वाइट्रियोल था जिसको हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्लू वाइट्रियोल इज द कॉमन नेम फॉर द हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड फॉर्म विच हैज द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा ये याद रखना, CuSO4 into 5H2O, है ना, CuSO4 5H2O, and the characteristics is blue color of the crystals comes from the presence of these 5 water molecules called water of hydration। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन से जो ब्लू कलर होता है वो आता है इन हिंदी, इट इज ऑल्सो नोन एज नीला थोथा। तो ब्लू वाइट्रियोल को हम नीला थोथा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, व्हाट अ नेम। इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, अरे बताओ जल्दी बताओ। इंसुलिन मानव प्रणाली में इंसुलिन जो है किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? मतलब क्या बोल रहा है? मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म को वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। न्यूक्लिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट? जल्दी आंसर करो इसका। ये सारा तो बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सीरीज अगर देखते होगे तो आंसर कर दोगे। टाइम तो दे रही हूँ तुम लोग के लिए, मैं देख थोड़ी रही हूँ कि आप आंसर कर रहे हो या क्या कर रहे हो या फिर स्किप कर रहे हो। क्या? तो ये बेसिकली ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ना, उसी को रेगुलेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट मिक्स ग्लूकोज। चलो, तो इंसुलिन इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल, है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है इंसुलिन, है ना। इट प्राइमरली हेल्प सेल्स एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये सारे जो हमारे बॉडी में सेल्स है यानी कि कोशिकाएं हैं, उनको मदद कर रहा है किस चीज में? कि वो ब्लड स्ट्रीम से क्या कर सके? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके, है ना, एब्जॉर्ब कर सके फॉर एनर्जी के लिए और स्टोरेज के लिए भी। देयर बाय कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इसी से वो क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल कर पा रहा है। While it has secondary effect on the fat
एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और प्राइमरी वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी फिर वो क्या कर रहा है, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी वो कंट्रोल कर रहा है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज सेंटर्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन वो प्राइमरी क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और मेन उसका वही फंक्शन है। हिंदी में भी देख ले तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि मैंने बताया, यह मुख्य रूप से क्या है, कोशिकाओं को ऊर्जा या भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि इसका वसा और प्रोटीन चयापचय पर द्वितीयक प्रभाव पड़ता है ना, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट पर केंद्रित होता है। मतलब मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट पर ही जो है ये इसका काम होता है, फंक्शन करता है। ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड एज, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता चुकी हूं मैं, लेकिन इस तरीके से नहीं था, एग्जाम्पल पे था वो, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट आपसे पूछ दिया है कि सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड टू गैस, तो क्या हो जाता है, सब्लिमेशन। जैसे हमने कैम्फर का एग्जाम्पल लिया, हमने नेफ्थलीन का एग्जाम्पल लिया, तो वो सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, सब्लिमेशन के हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही वो धीरे धीरे गैस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हम खुला करके ऐसे रख देते। ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा, किसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, इसमें से किसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बताओ जल्दी। मेज तो दिख ही रहा होगा, यानी कि मक्का, व्हीट, बार्ले, राइस, मेज, गेहूं, जौ, चावल, मक्का। क्या हो जाएगा, राइस। जो राइस नहीं खाते उनके लिए, मैं तो खाती हूँ। राइस इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। Grains are primarily source of carbohydrate, predominantly starch when comparing the four options। ठीक है। अनाज कार्बोहाइड्रेट का एक प्राथमिक स्रोत है, मुख्य रूप से स्टार्च, जब चारों विकल्पों की तुलना की जाती है तो, यानी कि चावल जो है टिपिकली हैज द हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर 100 ग्राम, ऑफन अराउंड 78% ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन ड्राई वेट में। एंड मतलब कि आप देख लो तो चावल जो है, चावल में आमतौर पर प्रति 100 ग्राम सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। अक्सर इसकी संरचना जो यानी कि वजन, शुष्क वजन होती है, वो लगभग 78% होती है। व्हीट का देख लो तो व्हीट हैज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 71% से लेके 77% तक, यानी कि सेमी सिमिलर, ये उतना डिफरेंस नहीं है इस राइस से। मेज का देख लो तो मेज का कितना है, 66 से लेकर के 74% है ना। बार्ले का, जौ का देख लो तो टेंड्स टू हैव स्लाइटली लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अप्रोक्सीमेटली 60 से लेके 70%, 60 से 70 होता है बार्ले का। बट इज नोटेबली हायर इन फाइबर, मतलब बार्ले जो है इसमें फाइबर जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको 60 से 70 के बीच में मिलेगा। ठीक है। चलो, द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, भारी बोला जा रहा है, हैवीएस्ट। अच्छा, इसका भी ज्वेलरी पहना होगा सबने, इसका भी पहना होगा, इसका पहना है, प्लेटिनम का पहना है, मस्त होता है, वाइट गोल्ड। तो हैवी प्लेटिनम होता है बेसिकली। क्या होता है, प्लेटिनम जो होता है इनमें से सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल होता है। ठीक है। प्लेटिनम इज द हैवीएस्ट मेटल अमंग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, इट हैज इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 21.45 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाह वाह, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। गोल्ड इज द नेक्स्ट हैवीएस्ट विद द डेंसिटी ऑफ अबाउट 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी का फिर थर्ड पे है वो,
और सिल्वर का जो होता है वो डेंसिटी लोएस्ट होता है, यानी कि 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, किस चीज का अलॉय है बताओ? तो ये हो जाएगा आपका आयरन एंड क्रोमियम, आयरन एंड क्रोमियम है ना, IRCR। तो अलॉय ऑफ आयरन विद अ मिनिमम ऑफ 10.5% क्रोमियम, ठीक है, यह न्यूनतम 10.5% क्रोमियम के साथ लोहे की एक मिश्र धातु है। द क्रोमियम क्रिएट्स अ पैसिव ऑक्साइड लेयर ऑन द स्टील्स सरफेस विच मेक्स इट हाईली रेसिस्टेंट टू कॉरोजन। मतलब कि क्रोमियम की वजह से ये जंग वंग से बचा हुआ रहता है। जैसे देख लो यहाँ पे भी कि क्रोमियम स्टील की सतह पर एक निष्क्रिय ऑक्साइड परत बनाता है जो इसे संरक्षण और जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है, ठीक है। अदर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, और भी होते हैं जो इसमें, लाइक निकेल कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट टू इनहेंस प्रॉपर्टीज, बट आयरन एंड क्रोमियम आर द डिफाइनिंग एंड प्राइमरी कंपोनेंट्स, ठीक है, डिफाइनिंग एंड प्राइमरी कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो आयरन मोस्टली इसमें बताया कि आयरन क्रोमियम जो है वो मोस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं प्रेजेंट, बट मोस्टली आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। तो ये हमारा आज ये स्लाइड यहीं पे एंड होता है, फिर हम आएंगे लेकर के आपके लिए नए स्लाइड्स, ठीक है, यानी कि नए क्वेश्चंस। एग्जाम के पहले तक चलता रहेगा, एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है, इसीलिए इससे भी रिवीजन करते रहो, खुद से भी रिवीजन करते रहो, ठीक है। और इंग्लिश की अब वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी, आज कल आपको इंग्लिश की एक और वीडियो मिलेगी, फिर आपको जल्दी जल्दी जो है बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, उसके लिए टेंशन नहीं है। इंग्लिश भी हो जाएगा, ठीक है, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, लेकिन खुद से भी पढ़ते रहना आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर।